अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप ठीक होंगे बेटा, खैरियत से होंगे, जबरदस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम बताते चले जाएं आपको कि हम क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरीके से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद मास, योर बायोलॉजी कंसल्टेंट। एक्चुअली बच्चों, आप लोगों को जैसे पता है, ये जो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस चीज़ के हैं और हम किन चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें मेजर जो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, इन इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर एक्चुअली मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आना चाहूंगा कि हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 बुक 1 का सिंध बोर्ड की बुक के हिसाब से और फेडरल बोर्ड की बुक के हिसाब से हमारे पास बुक 2 का चैप्टर नंबर 1। सो हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उन तमाम पॉइंट को, वो तमाम पॉइंट्स जो कि आपके पास फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और मैं कोशिश करूंगा पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप लोगों तक पहुंचाऊं और रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों को अच्छे से कवर कराऊं। और हम इंशाल्लाह इसके अंदर बेसिकली फोकस करेंगे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कितनी सारी चीजें मौजूद हैं हमारे पास। सो हम फोकस करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकली कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से हमारे पास काम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं और जिनको देखना हमारे लिए हमारा मेजर रोल है कि हम देखें। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने मेंशन किया है, हम दो चीजों को स्पेसिफिकली देखेंगे। एक मेरे पास फेडरल बोर्ड की बुक होगी, ठीक है, और हम फेडरल बोर्ड की बुक को और साथ साथ हमारे पास हम फर्दर इंशाल्लाह कुछ पंजाब बोर्ड के पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे और दोनों को इंशाल्लाह आपके पास प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आपको बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके इस टॉपिक को समझाया जा सके। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को फायदा होगा इससे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपके पास टॉपिक को। और हम सबसे पहले डायरेक्टली किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखिए, फेडरल बोर्ड की बुक क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर फॉर्म में मौजूद है, पंजाब बोर्ड की बुक मैंने ढूंढी काफी, लेकिन वो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में मौजूद नहीं थी, तो मैंने बोला है कि बेसिकली आपको फेडरल बोर्ड की बुक डायरेक्टली यहाँ पे पीडीएफ फाइल शेयर करके आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। और जहां तक बात है पंजाब बोर्ड की बुक की, तो पंजाब बोर्ड की बुक के लिए हम ये करेंगे कि हम स्पेसिफिकली पंजाब बोर्ड की बुक के लिए आपके 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 आसानी के लिए हम ये करेंगे कि हम उसकी आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली समझा देंगे। अब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास देखिए, मैंने यहाँ पे वो तमाम पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि सिंध बोर्ड के अंदर जिनकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको नहीं बताई गई, तो मैंने उन पॉइंट्स को बेसिकली डिस्कस किया है। आइए जरा हम पॉइंट्स को देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं और किन किन को हम किस बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं और क्या ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बेहतर तौर पर इस टॉपिक को लेकर चल सकती है। अच्छा भाई देखिएगा, सबसे पहले तो बेटा हमारे पास हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास हम बात कर रहे हैं इस वक्त किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ मैन की। आप लोगों को जैसे कि पता है, ये चैप्टर नंबर 14 है, मैंने जैसे कहा बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, ठीक है, फेडरल बोर्ड के अंदर, और सिंध बोर्ड के अंदर ये बुक बुक 1 का 13 चैप्टर नंबर 13 है। इसका जो टॉपिक हमारे पास पीएमसी सिलेबस के थ्रू डिस्कस किया गया, उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। देखिएगा, ये सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास नेजल कैविटी के अंदर या नोज के अंदर जब भी हम देखा करते हैं, तो नोज के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है कि नोज के अंदर तीन मेजर चीजें होती हैं। बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और फैटी टिश्यू होता है। ये ऑब्वियस है, आप लोगों को मोस्टली पता होगा ज्यादातर बच्चों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आ सके, ताकि आप बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज कर सको, तो यस, बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यू हमारे पास मौजूद हुआ करता है। अच्छा भाई, हम बात करते हैं इसके साथ साथ हमारे पास नेजल कैविटीज होती हैं। यस बिल्कुल, हमारे पास दो साइड पे नेजल कैविटी हुआ करती हैं। एक राइट साइड पे हमारे पास नेजल कैविटी हुआ करती है और एक लेफ्ट साइड पे नेजल कैविटी हुआ करती है। अच्छा, जो इंटीरियर पार्ट होता है नेजल कैविटी का, जहां पे यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं, उनको हम स्पेसिफिकली क्या बोला करते हैं, वेस्टिब्यूल्स बोला करते हैं। ये वेस्टिब्यूल्स की स्पेसिफिक कोई टर्मिनोलॉजी हमारे पास सिंध बोर्ड के अंदर नहीं एक्सप्लेन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट का मतलब क्या हुआ करता
करता है, एंटीरियर पार्ट का मतलब हुआ करता है जब हम किसी भी नेजल कैविटी को फ्रंट साइड से देखते हैं तो हमारे पास जो फ्रंट साइड से पार्ट दिखा करते हैं उनको हम जनरली क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, वेस्टिब्यूल्स कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, इसके साथ साथ हम वेस्टिब्यूल के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो, और ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी इंशाल्लाह और डिटेल में आपको बताएंगे। यूजुअली हम बात क्या करते हैं हमारे पास, अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता है, इंपॉर्टेंट ये हुआ करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास हम बोला करते हैं जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली वार्म करके एयर को रखती हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर टू, ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यूजुअली 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये फेडरल बोर्ड की स्पेसिफिक बुक लाइन है तो इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसको कि अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या करके रखती हैं, मेंटेन करके रखती हैं। क्या जरूरी है कि 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन कर रही हो? नहीं, जरूरी नहीं है। और यूजुअली हमारे पास क्या हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस से डिफर भी कर सकता है। आमतौर पे जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है 32 to 38 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हुआ करता है। तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी मेडिकल स्कूल बुक्स हैं वो आमतौर पर 32 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसिडर करती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम याद रखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या हुआ करता है, टेम्परेचर हुआ करता है जो, और अगेन एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर वेरी करेगा, डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये टेम्परेचर भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है। और इसी वजह से सर्दियों में जब हम यूजुअली कहाँ पे हुआ करते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं हाई अल्टीट्यूड पे हुआ करते हैं, तो हमारे वैसे ही कराचियाइट्स जो होते हैं उनकी नेचर होती है आमतौर पे क्या करते हैं, वो वहाँ कभी कभी जाते हैं तो यूजुअली क्या कर रहे होते हैं सर्दियों के अंदर, वो क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है सराउंडिंग के अंदर, आपके पास टेम्परेचर बहुत कम होता है तो एयर का टेम्परेचर कम होता है, और आपकी जो नेजल कैविटी से एयर निकल रही होती है या ओरल कैविटी से एयर निकल रही होती है उसका टेम्परेचर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने बोला, 32 to 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से स्मॉग फॉग टाइप का हमारे पास बना करता है, स्मॉग टाइप का स्ट्रक्चर। तो आमतौर पे हमारे वाले जो है, हम कराचियाइट्स जो है वो ज्यादा वहां वहां जाके स्मॉग बनाते हैं, और हम फोकस करते हैं कि ये जबरदस्त हमारे पास एक डिफरेंट फिनोमेना हो रहा है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। खैर, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि हम तीन चीजों को देखेंगे। हम साथ साथ देखेंगे नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजियोफैरिंग्स। ये हमारे पास बेसिकली तीन डिविजन है फैरिंग्स की, और फैरिंग्स की ये तीन डिवीजन हमारे पास, हम यूजुअली जब भी काउंट कर रहे होते हैं तो ये तीन मेजर फैरिंग्स की हमारे पास डिवीजन है। हम बोल रहे होते हैं कि हमारे पास देखें अगर फैरिंग्स है तो फैरिंग्स के अंदर हमें ये तीन बेसिक पार्ट मिलेंगे। नेजो फैरिंग्स यूजुअली एसोसिएट होता है नेजल कैविटी के साथ, ठीक है। इसी के साथ अगर आप बात करते हैं किस चीज की, अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं किस चीज की, लैरिंजोफैरिंग्स की, तो यस, लैरिंजोफैरिंग्स आपके पास जो है वो आमतौर पर लिंक करता है किसके साथ, आपके लैरिंग्स के साथ। और जब भी हम बात किया करते हैं स्पेसिफिकली किस चीज की, ओरोफैरिंग्स की, तो यहाँ पे ओरोफैरिंग्स हमारे पास ओरल कैविटी के साथ लिंक किया करता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं जैसे मैंने मेंशन की हैं। एक हमारे पास है नेजोफैरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के साथ लिंक करता है। आपके जो हम बात किया करते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स हुआ करते हैं, वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स या पोस्टीरियर साइड ऑफ अ नेजल कैविटी हमारे पास क्या मौजूद हुआ करता है, नेजोफैरिंग्स हुआ करता है, और हम हमेशा उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर तौर पर एक्सप्लेनेशन इसकी दूं, और कोशिश करूं कि उसके साथ साथ आपको अलाइन करूं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखें इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आमतौर पे वीडियोग्राफिक एलैबोरेशन से पढ़ाता हूँ ज्यादातर टॉपिक्स को, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपको नेजोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स जरूर दिखेगा। ये आमतौर पे एक बहुत जबरदस्त वीडियो है जिसके अंदर आमतौर पर हमें बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं चाहूंगा आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा हमारे पास दो तीन चीजें हैं जिसको मैं लाजमी आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, जो आपको पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए कि हमारे पास लाइसोजाइम्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज हुआ करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए हुआ करती हैं। क्या रोल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए का, वो हम बेसिकली इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे जनरली। इसके अलावा सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, कानिकी होते हैं, टर्बिनेट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डिंग्स होती हैं जो कि एयर के फ्लो को मेंटेन करती हैं। और यहाँ पे हम आगे चल के बात करते हैं तो अगर मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग जरा देखिए, ये हमारे पास नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग्स है।
This part is actually nasopharynx, this part is oropharynx, and this part is laryngopharynx. So हम देखा करते हैं nasopharynx, oropharynx और laryngopharynx के अंदर ये तीन हमारे पास डिस्टिंक्टिव पार्ट हैं। ये नेजल कैविटी के साथ बिल्कुल लिंक्ड है, ये हमारे पास ओरल कैविटी के साथ लिंक्ड है, और ये हमारे पास लैरिंक्स के साथ लिंक्ड है। तो दैट्स व्हाई हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं हमारे पास तीन पार्ट हुआ करते हैं, जो कि किसके हुआ करते हैं, फैरिंग्स के हुआ करते हैं। वापस से हम अपनी बुक की तरफ आएंगे, और बुक की तरफ हम फर्दर आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर चले हम, और नेक्स्ट पेज को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करें, और उसके ऊपर जो हमने हाईलाइट किया हुआ है फीचर्स उनको देखें। अच्छा, आमतौर पे क्या हुआ करता है हमारे पास ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब हम सॉलो करते हैं तो क्या होता है, लैरिंग्स यूजुअली रेज्ड होता है, और एपिग्लॉटिस जो होता है, यानी आप लोगों को पता है ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड मूव करता है, प्रेस्ड होता है, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ करता है, लैरिंग्स जो होता है वो क्या हो जाता है, अपसाइड मूव करता है, यानी हम बोला करते हैं कि लैरिंग्स थोड़ा सा एलिवेट होता है। सो हम यूजुअली कहाँ, आप इस अगर मैकेनिज्म को देखना चाहें तो बिल्कुल हम आपको, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस मैकेनिज्म को दिखाया जाए कि लैरिंग्स कैसे आपके पास, जब भी कोई चीज को हम सॉलो कर रहे होते हैं तो वो लैरिंग्स कैसे आपके पास बेसिकली अपवर्ड मूव करेगा, और कहाँ पे आपके पास बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से आपके पास जो है एपिग्लॉटिस प्रेस होता है डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वीडियोग्राफिक एलैबोरेशन के ऊपर आएंगे हम, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आमतौर पे ये देखिएगा, ये प्रेस होता है, ये प्रेस होता है, और लैरिंग्स थोड़ा सा अपसाइड अपवर्ड मूव किया। तो यहाँ पे हमारे पास एपिग्लॉटिस प्रेस होगा, एसोफेगस के अंदर जाएगा बोलस, और साथ साथ ये हिस्सा जो होगा हमारे पास ये थोड़ा अपवर्डली मूव करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर आप देखना चाहें तो यस बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देखेंगे अगर आप लोग तो यस बिल्कुल ये देखें, थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है। और जब ये प्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फूड आराम से, या बोलस हमारे पास जो है आराम से मूव कर सकता है, किसकी तरफ, वो मूव कर सकता है ईसोफेगस की तरफ। इसके अलावा बेटा हमारे पास हम बात करते हैं वोकलाइजेशन की। वोकलाइजेशन का मतलब हुआ करता है फोनेशन, फोनेशन का मतलब हुआ करता है हम बात करते हैं आवाज प्रोड्यूस होना। जो आवाज हमारे पास प्रोड्यूस होती है वोकलाइजेशन की, जब भी हम बात किया करते हैं तो वो यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करती है, वो हमारे पास लैरिंक्स से होती है, क्योंकि हमारे पास दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स के आपस में टकराने की वजह से, क्योंकि फ्लैप लाइक हमारे पास मसल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में जब टकराते हैं, हमारे पास जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, हमेशा कहीं पे भी एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है। तो दैट्स वाई हमारे पास, अगर मैं आवाज प्रोड्यूस कर पा रहा हूं अपनी, ठीक, तो वो एक्चुअली किस वजह से प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास दो वोकल कॉर्ड्स आपस में टकरा रहे हैं। तो मैं इसको आमतौर पे बोला करता हूं, जब हम कारी साहब से मदरसे में पढ़ते थे तो दे सेड है, बोलिए हलक से, तो वो है जो होता है वो हमारे पास एक्चुअली क्या हुआ करता है, हम वोकल कॉर्ड्स को एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर स्ट्राइक कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या निकला करती है, आवाज निकला करती है। अच्छा, इसके अलावा हम आमतौर पे बात किया करते हैं ट्रेकिया के अंदर। तो ट्रेकिया के अंदर अगर हम आ जाएंगे तो 15 टू 20 अप्रोक्सीमेटली हमें सी शेप कार्टिलेजेस मिलते हैं, पीसेस ऑफ कार्टिलेज होते हैं। आप लोगों को ये बात डिटेल के अंदर पता है, मैं वापस से आपको इस तरफ नहीं लेकर जाऊंगा कि किस तरह का हमारे पास टिश्यू है, डिटेल में पढ़ चुके होंगे आप लोग अच्छे से कि किस तरह का टिश्यू है, ट्रेकिया क्या होता है, उसके पीछे आमतौर पर ट्रेकिया हमारे पास आगे से सी शेप क्यों होता है और पीछे से फ्लैट क्यों होता है, ये सारी डिटेलिंग आपको आपके रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ा चुके होंगे हम, और मैं पढ़ा चुका हूँ तकरीबन सारे बच्चों को, तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे ही। उसके अलावा हमारे पास हम बात किया करते हैं हमारे पास ब्रोंकाई, या अगर हम बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की, तो बच्चे हमें ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं व्हिच डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड दे डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। सो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर, डिफरेंट ब्रोंकाई के अंदर हमारे पास क्या हुआ करते हैं, डिवाइड हुआ करते हैं। आप लोग ये अपने लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर्ली डिटेल में देख चुके होंगे, और उसके साथ साथ ये भी देख चुके होंगे कि हमारे पास क्या हुआ करता है, जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं फर्दर, वो हमारे पास आमतौर पे कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर इन डायामीटर। दे आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायामीटर। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है कि हमारे पास ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायामीटर होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात किया करते हैं यहाँ पे जो ब्रोंकाई की बात करते हैं, तो सी शेप कार्टिलेजेस जो होते हैं, जो हमारे पास ट्रेकिया में थे, उनको बेसिकली अगर हम बात करें आमतौर पर रिप्लेस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स और उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है ना, उसके अंदर हमें कोई कार्टिलेज नहीं मिलता। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
वहां सी शेप कार्टिलेज था, यहाँ हमें कार्टिलेजनस प्लेट्स मिलेंगी प्रॉपर। मैं चाहता हूँ आप लोग जरा थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको देखो, और उसको देखने के बाद बेसिकली मैं चाहता हूँ कि एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट को भी साथ साथ देख लो, इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स को भी देख लो, ताकि हमें आसानी हो सके प्रॉपर्ली पढ़ने में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि दो तीन चीजें हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगा टर्शियरी में। हाँ, ये आपने डिटेलिंग में नहीं याद रखना कि बेसिकली प्राइमरी ब्रोंकाई कितनी डिविजन्स में ब्रेक होता है और हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई कितने बनते हैं, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई से फर्दर हम बात करते हैं 10 टर्शियरी ब्रोंकाई बन रहे हैं। ये हमारे पास नहीं याद करना आपने, बस आपने ये याद रखना है कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई दैट डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड वी हैव ब्रोंक्यूल्स आल्सो। हमारे पास ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं जो कि हमारे पास लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बारे में बता दिया, सी शेप कार्टिलेज, बेसिकली सी शेप कार्टिलेज जो होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, कार्टिलेजनस प्लेट। हम आमतौर पे बात करते हैं कार्टिलेजनस प्लेट से, और हमारे पास ब्रोंक्यूल्स और उसके फर्दर डिवीजन के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होगा। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम बात किया करते हैं यहाँ पे, द वॉल ऑफ ईच alveolus इज ओनली 1.1 माइक्रोमीटर थिक अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास जो वॉल ऑफ, जो तकरीबन ईच जो एक एल्वोलाई की वॉल हुआ करती है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.1 मिलीमीटर थिक हुआ करती है। और हम बात करते हैं हमारे पास मोर देन 7, बाकी आपके पास ये उससे ऊपर वाली लाइन जो है 700 मिलियन वाली, ये आपकी पूरी बुक में, सिड बोर्ड की बुक में मेंशन्ड है, तो इसलिए मैं इसको वापस से मेंशन नहीं करूंगा। ये याद रख रहा है, या ईच एल्वेलस वॉल जो होती है वो हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है। और ये आमतौर पे क्या कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम इसके अंदर मौजूद होती है। एपिथेलियम की बेटा बहुत सारी टाइप्स होती हैं, स्कामस होती है, कलमनार होती है, क्यूबाइडल हुआ करते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड होते हैं, स्ट्रैटिफाइड हुआ करती है, बहुत सारी एपिथेलियम की टाइप्स होती हैं। वो इंशाल्लाह आप उनकी डिटेलिंग जो है वो आप हिस्टोलॉजी के अंदर एमबीबीएस के बुक, आप जब मेडिकल स्कूल जाओगे तो इंशाल्लाह एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के अंदर आप बहुत सारी बुक्स होंगी, तो उनके अंदर आप हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ सकते हो। मैं अभी इस चीज के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट आपको ये जरूर बताऊंगा स्कामस एपिथेलियम हुआ करती है। ठीक है, एपिथेलियम है, एपिथेलियम की डिटेलिंग आप लोगों को आपके टीचर्स पढ़ा चुके होंगे। हाँ, लेकिन स्कामस एपिथेलियम होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। सिलियरी एपिथेलियम होती है, जैसे हम बहुत दफा देख चुके हैं, हमारे पास ट्रेकिया के अंदर हुआ करती है, नेजल कैविटी में हुआ करती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, आमतौर पे हम बोला करते हैं कोलाजन और इलास्टिन, दो चीजें मौजूद हुआ करती हैं। लाजमी है कि हमारे पास कोई चीज एक्सपैंड हो रही है, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, किसी चीज के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है, सो ऑटोमेटिकली उधर कोलाजन और इलास्टिन तो लाजमी मौजूद होगा। ये हमारे पास कहाँ पे हुआ करता है, वॉल्स में होता है एल्वोलाई की, और ये अलाउ करता है कोलाजन बेसिकली एल्वोलाई को, कि एल्वोलाई क्या हो सके, एल्वोलाई हमारे पास प्रॉपरली बेसिकली अगर हम कहें तो इन्फ्लेट हो सके, प्रॉपर तरीके से हमारे पास मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप लोगों को वापस से वीडियो की तरफ लेके चलो, और वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरीके से हमारे पास बेसिकली हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास डिविजन है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि ट्रेकिया के अंदर हमारे पास फर्दर डिविजन है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं पहले, जैसे आप लोग देख रहे हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास क्या हुआ करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास फर्दर हम बात करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी होते हैं, टर्शियरी के बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी हमारे पास लेवल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, रेस्पिरेटरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अलग होते हैं। लेकिन जनरली हम सिर्फ इतना पढ़ना चाहते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ये डिविजन्स, बेसिक डिविजन्स हुआ करती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएं और देखें कि हमारे पास नेक्स्ट पेज क्या है। थोड़ा सा मैं फास्टर रेट पे पढ़ा रहा हूँ, उसकी बेसिक वजह ये है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे। यूजुअली मैं ये सारी क्लासेस में वैसे ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर तौर पर समझा दिया जाए, और बहुत सारे बच्चे जिनको ये है प्रॉपरली अरेंज हो जाए उनके पास, उनको कोई ऐसी परेशानी ना हो, वो बच्चों को ये जरूर हेल्प मिले कि उन्होंने फेडरल बोर्ड की वीडियो भी देखी हुई है, तो उनको अलग से फेडरल बोर्ड याद रखने की जरूरत ना पड़े, वीडियो देख के भी आप याद रख सकते हैं। इन सारी चीजों से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी आसानी के लिए ये वीडियोस है। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट पेस पे इसलिए हूँ क्योंकि पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं टाइमली चीजों को कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके टाइम कम से कम जाया करें। आइए, मिडास्टिनम की बात करते हैं हम। यूजुअली आमतौर पे हम बोला करते हैं मिडास्टिनम वो स्पेस हुआ करती है जो कि आमतौर पे हम बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करती है, बिटवीन द लंग्स मौजूद हुआ करती है। जो हमारे पास बिटवीन द लंग्स मौजूद होती है, हमारे पास इसमें हम बात किया करते हैं, हमारे पास क्या मौजूद हुआ करता है, इसके अंदर हमारे पास हार्ट भी मौजूद हुआ करता है, मीडियली हमारे पास हार्ट मौजूद हुआ करता है दोनों लंग्स के दरमियान, या लेफ्ट साइड ऑफ द लंग के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ज्यादातर हम कंसिडर करते हैं 1 in 10 करोड़ हमारे पास क्या हुआ करता है, या 1 in 1 billion हमारे पास क्या हुआ करता है, एक डेक्स्ट्रोकार्डियक पेशेंट होता है जिसका राइट साइड पे लंग होता है। अदरवाइज हमारे पास क्या हुआ करता है, लेफ्ट साइडेड हमारे पास क्या हुआ करते हैं,
सॉरी, वन वन इन अ बिलियन जिसका लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है, राइट साइड पे हार्ट होता है, वरना यूजुअली हमारे पास सारी किस साइड पे हुआ करते हैं, लेफ्ट साइड पे हार्ट हुआ करते हैं, और हमारे पास लेफ्ट शेडो बनता है, ठीक है, लेफ्ट ऑब्लिक शेडो बनता है लंग्स का। हम यूजुअली बात करते हैं कि बेटा हमारे पास ये मिडियास्टिनम जो होता है, ये स्पेस होती है दरमियान में, और जहां हम बात किया करते हैं मिडियास्टिनल स्पेस की, तो मिडियास्टिनम को हम हमेशा बोला करते हैं ये वो स्पेस होगी जो कि लंग्स के दरमियान होगी। इसके अलावा एक और चीज आपसे बात की हुई है, ये आपको लंग्स की डिवीजन पता होगी कि लंग्स के अंदर कितने लोब्स होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी डिस्कशन हो चुकी होगी। हम बात करते हैं हाइलम की, ठीक है। हाइलम इज एक्चुअली अ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है। कहाँ पे हमारे पास बोथ ऑफ द लंग्स के ऊपर, जहां पे हमारे पास क्या होता है, एयरवे पास हो रहा होता है, और हम बात क्या कहते हैं, हमारे पास क्या चीज पास हो रही होती है, ब्लड वेसल्स पास हो रही होती है। सो हम बोला करते हैं हाइलम वो स्पेस होगी, बेसिकली अगर हम देखें तो ये हाइलम वो स्पेस होगी जहां से हमारे पास क्या हो रहा होगा, जहां पे पैसेज एयरवे आ रहा होगा लंग्स के अंदर, और साथ साथ उसी जगह से ब्लड वेसल्स एंटर हो रही होती है, और पूरी की पूरी सर्कुलेट हो रही होती है, पूरी की पूरी सर्कुलेट हो रही होती है लंग्स के अंदर। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइलम, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फर्दर अगर हम चलते हैं, आमतौर पे आपको मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन के अंदर क्या पता होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन में ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे हमारे पास मसल फाइबर्स होते हैं, एक्चुअली दे रन डायगनली, आमतौर पे ये आमतौर पे डायगनली रन कर रहे होते हैं, ठीक है। डायगनल कंसिडरेशन जब भी हम बोलते हैं, तो डायगनल का मतलब होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से मूव करे होंगे, रिब्स के इस तरीके से मूव करे होंगे, तो दैट इज डायगनल इन अरेंजमेंट। और ये जो हमारे पास डायगोनल अरेंजमेंट होती है इनकी, आमतौर पे क्या हुआ करती है, दो सेट ऑफ मसल्स होते हैं हमारे पास, ऑपोजिटली रन करते हैं, ठीक है। एक इंस्पिरेटरी मसल्स होते हैं और एक हमारे पास एक्सपिरेटरी मसल्स होते हैं। यूजुअली आप लोगों ने बात पढ़ी होगी कि हमारे पास जो इंटरनल इंटरकास्टल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और एक्सटर्नल इंटरकास्टल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि इंटरनल इंटरकास्टल्स जो होते हैं वो एक्सपिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और बेसिकली एक्सटर्नल इंटरकास्टल्स जो है वो हमारे पास इंस्पिरेशन के अंदर, इनहेलेशन के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। साथ साथ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ करती है, हम बात करते हैं प्रेशर इन लंग्स, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारे पास लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एयर क्या हो गई है, एक्सेल आउट, आपने बेसिकली क्या कर दिया, इनहेल आउट मतलब इनहेल कर लिया। सो आमतौर पे हम कंसिडर करते हैं, और हमारे पास जब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इनहेल करनी है, तो आपने बीच में से स्पेस जनरेट करनी है। स्पेस का मतलब क्या हुआ करता है, या आप फिनोमेना में पढ़ चुके होंगे जहां पे आपने सर्फैक्टेंट को पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि सर्फैक्टेंट हमारे पास लाइपोप्रोटीन है, और सर्फैक्टेंट यूजुअली क्या करता है, सर्फैक्टेंट सरफेस टेंशन मेंटेन करके रखता है, और जब वो सरफेस टेंशन मेंटेन करके रखता है तो हमारे पास बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का आपके टीचर ने डिस्कस किया होगा प्रॉपर्ली आपसे, और उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन जब आपको बताई गई होगी तो आपने ये बात अच्छे से समझी होगी कि हमारे पास नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन की वजह से हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता यह है कि बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उस वैक्यूम की वजह से हमारे पास, हम बोला करते हैं, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाया करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीदिंग करते वक्त हमें बहुत ज्यादा फोर्सफुली ब्रीद, हमें इंस्पिरेशन नहीं करना पड़ता, और हम इंस्पिरेशन एक स्मूथ मैनर में कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एयर आ रही होगी, वो एयर एक्चुअली हमारे पास नेजल कैविटी से हमारे पास कहां पे जा रही होगी, वो लंग्स में जा रही होगी, और वो हम बात करते हैं उसके अंदर, या हमें एक्टिव प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन, यस, क्योंकि हमें डायफ्राम को क्या करना पड़ता है, कंट्रैक्ट कराना पड़ता है। हमारे पास हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स हमारे पास कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो एयर आमतौर पर रशियन करती हुई आती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। और एक्सपिरेशन के दौरान हमारे पास क्या हो चुका होता है, प्रेशर बहुत बढ़ चुका होता है, एटमॉस्फेयर, हम यूजुअली बात करते हैं पार्शियल प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं एयर के, तो ऑटोमेटिकली एयर जो होती है वो नेचुरली हमारे पास क्या करती है, नेचुरली एक रिफ्लेक्सली हम बात करते हैं, तो डायफ्राम हमारे पास, क्योंकि डायफ्राम फ्लैटन अप हो चुका होता है, तो डायफ्राम पुश करता है, ऑपोजिटली पुश करता है, और हमारे पास एक रिफ्लक्सली क्या होती है, बाहर आ जाती है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम मैकेनिज्म्स को देख रहे हैं तो उन मैकेनिज्म्स के अंदर ये बेसिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का कंसेप्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो आप लोग मुझसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि फिर मैं अगर किसी को स्पेसिफिकली ना हो, क्योंकि ज्यादातर तमाम टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर नहीं हो तो जरूर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉपर्ली हम उन चीजों को देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और चीज आपने याद रखनी है,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अंदर देखेंगे तो आप लोगों के पास बाकी सारी चीजें डिस्कस्ड है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम आप लोगों के पास डिस्कस है। इसके अलावा आप लोगों से डिस्कस है प्रॉपरली, अगर हम देखा करते हैं तो हमारे पास अब बात क्या करते हैं कि आप लोगों से टाइडल वॉल्यूम डिस्कस होगा, वाइटल कैपेसिटी डिस्कस होती है, आप लोगों से टोटल लंग कैपेसिटी डिस्कस हुआ करती है। ठीक है, अच्छा एक जो खास चीज है जो कि आपके साथ डिस्कस नहीं की जाती, विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? देखो इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल अबव टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ डीप ब्रेथ इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपने याद रखना है, देखो हमारे पास इनहेलेशन कैपेसिटी है। अब अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को आमतौर पे क्या करेंगे, इनहेल कर रहे होंगे। ठीक है, और इनहेल कर रहे होंगे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को। एक है हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारे पास कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेटली 500 ml के आसपास हमारे पास, या 500 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास हमारे पास वॉल्यूम होता है। दैट्स अ टाइडल वॉल्यूम। अगर मैं डीप ब्रीथ करता हूं आमतौर पे तो ऑटोमेटिकली मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहा हूं। सो अगर मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहा हूँ तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? वो हमारे पास बन जाएगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और दैट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब भी हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर होगा जो कि हम क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारे पास लंग्स में जा रही होती है। एक तो टाइडल वॉल्यूम जा रहा होगा विच इज 500 सेंटीमीटर क्यूब और 500 ml। उसके अलावा भी बहुत सारा अमाउंट ऑफ एयर जा रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? हम दिस कैन बी हाई एज 3000 ml। यूजुअली लो आमतौर पे कितना होता है? अलग अलग डिपेंड करता है लंग्स किस किस कंडीशन में, लंग कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है लो कितना होता है। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आप लोगों से, मैं आप लोगों को बोलूं कि ये कैन इट कैन बी लो एज 2000 ml, इट कैन बी लो एज 1500 ml। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशनिंग ऑफ लंग, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने याद रखना है कि तकरीबन हमारे पास 3000 ml ये एक वैल्यू है जो कि आपने याद रखनी है। इट कैन बी हाई एज 3000 ml। तो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी जा सकती है? 3000 ml जा सकती है। जो अच्छी ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपरली अपनी डीप ब्रेथ्स की, और वो यूजुअली आमतौर पे लंग की कैपेसिटी को बेहतर करते हैं, तो आमतौर पे हम बोला करते हैं उनकी कितनी हो सकती है? 3000 ml यूज हो, 3000 ml तक एयर एक्स्ट्रा जा सकती है, अब मोर देन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एंड द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज 6000 ml। तो टीएलसी टोटल कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 6000 ml। सिन बोर्ड की बुक के अंदर एक्चुअली 5000 ml 5 लीटर लिखा हुआ है, 5 लीटर और बेसिकली 5000 ml, और हमारे पास 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम इसको याद रखते हैं 6000 ml, यहाँ पे फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। इसके अलावा आप ये वाला टॉपिक जो सीपीआर का है, क्योंकि ये बेसिकली बच्चे एक प्रैक्टिकल है, तो ये प्रैक्टिकलिटी ये मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाला, इस तरह की कोई चीज नहीं आने वाली है। ठीक है, जिसको मैं डिस्कस करूं, या एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के बारे में हम जरूर डिस्कस करते हुए चलेंगे। बर्ड्स के अंदर यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, ज्यादा बेहतर मैकेनिज्म होता है देन मैन, वो हाई एल्टीट्यूड पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि बर्ड्स के पास दो चीजें हैं। एक तो उनके पास, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन की उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हुआ करती है हम लोगों से। ठीक है, सो यूजुअली आमतौर पे क्या किया करते हैं, वो बेहतर तौर पे परफॉर्म करते हैं ऑन हाई एल्टीट्यूड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर आमतौर पे क्या हुआ करता है, उनके अंदर हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोला करते हैं कंप्लीट वेंटिलेशन मैकेनिज्म। और कंप्लीट वेंटिलेशन मैकेनिज्म को ओवरऑल अभी हम यहाँ डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं जनरली आपको बता सकता हूँ कि उनके पास एयर सैक होते हैं, इंटीरियर पास्टीरियर एयर सैक होते हैं, और इंटीरियर एयर सैक और पास्टीरियर एयर सैक्स को यूज करके वो आमतौर पे क्या करते हैं, वो कंप्लीट वेंटिलेशन करते हैं। मतलब उनकी वेंटिलेशन में दो इनहेलेशन होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इनहेलेशन होती हैं, देन फर्स्ट एंड सेकंड एक्सहेलेशंस होती हैं। तो मतलब एक ब्रेथ के दौरान उनके पास दो इनहेलेशंस होती हैं और दो एक्सहेलेशंस होती हैं। तो ऑटोमेटिकली ज्यादा बेहतर इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस है उनके पास। लंग्स के अंदर कैपिलरी या वैस्कुलर सप्लाई बहुत अच्छा है। लास्टली हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं हाई एफिनिटी है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अच्छा, यूजुअली आमतौर पे एक और चीज होती है जिसको हम बोला करते हैं डेड स्पेस। हमारे लंग्स के अंदर
तकरीबन हम बात क्या करते हैं, हम अपने लंग्स का अगर पूरी लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर 10 to 20% ऑफ लंग्स यूज कर रहे हैं, बाकी 80% तो हम यूज ही नहीं कर रहे। फिर भी अगर हम मैक्सिमम अपने लंग्स को यूज करें तो हमारे पास 40 to 50% हम अपने लंग्स को यूज करते हैं, बाकी 50% डेड स्पेस रहती है, उसके अंदर हमारे पास इतना ज्यादा गैशियस एक्सचेंज नहीं है। लेकिन हमारे पास इनके, अगर हम लंग्स की बात करें तो इनके ये लंग्स किसके, बर्ड्स के बात करें तो बर्ड्स के अंदर आमतौर पे डेड स्पेस बहुत कम है, मिनिमल है, ना होने के बराबर। हम बोला करते हैं हमारे पास क्या है, हाँ या बिल्कुल मिनिमल कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास क्या हुआ करती है, हम बोला करते हैं ना होने के बराबर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जब भी हम बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। आप पढ़ चुके हो, ब्रीदिंग सेंटर्स जो होते हैं वो यूजुअली मेडुला में होते हैं, और आमतौर पे क्या करते हैं, ये मेडुला के दो पार्ट्स होते हैं, और दो पार्ट्स के थ्रू हमारे पास कंट्रोल हो रहा होता है। और हम बात करते हैं, जब आप लोगों को ब्रेन पढ़ाया गया था तो उसके अंदर काफी डिटेल पढ़ाई गई थी इसके बारे में, कि आप लोग बहुत प्रॉपर्ली देख सकें कि आपके पास कौन कौन से कहाँ कहाँ रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, कहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सेंटर्स हैं, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स क्या है उनके दरमियान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता होगा। मैं बस यहाँ पे बताना चाहूंगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला इज मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रीदिंग सेंटर को कंट्रोल करता है। इसके बेसिकली दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है जो कि वेंट्रल पोर्शन होता है, वेंट्रल पोर्शन आगे वाला पोर्शन होता है, फ्रंट वाला पोर्शन होता है। एक होता है डॉर्सल एंड लेटरल पोर्शन, ठीक है, साइड्स के और पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल एंड लेटरल पोर्शन, और फ्रंट वाला पोर्शन या इंटीरियर पोर्शन उसको हम बोला करते हैं वेंट्रल पोर्शन। तो वेंट्रल पोर्शन आमतौर पे इंस्पिरेटरी सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मींस कि वो आमतौर पे इंस्पिरेशंस कराता है, और जो डॉर्सल और लेटरल पोर्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या कराते हैं, एक्सपिरेशंस कराते हैं। तो वेंट्रल पोर्शन होगा जो कि आमतौर पे हमारे पास इंस्पिरेशन कराएगा, जो डॉर्सल पोर्शन होगा वो हमारे डॉर्सल एंड लेटरल पोर्शंस होंगे, वो यूजुअली एक्सपिरेटरी सेंटर्स कंट्रोल करेंगे, मतलब वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो यस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास जितनी भी ब्रीदिंग कॉन्शियस लेवल पे हो रही है, हमारे पास कॉन्शियसली हो रही है, ठीक है, हम अनकॉन्शियसली इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्शियसली इंक्रीज कर रहे हैं, वो आमतौर पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में टैलेंट सफ्लॉन की बात कर रहा हूँ, और मैं ये बात बढ़ा चुका हूँ कि कैसे हमारे पास हम कॉन्शियस सेंटर्स हमारे पास टैलेंट सफ्लॉन में होते हैं, किस तरीके से मौजूद होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। इसके अलावा इमोशंस आमतौर पे आपके जो होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, और लिम्बिक सिस्टम हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली हाइपोथैलेमस आता है, जिसके अंदर हमारे पास हिप्पोकैम्पस आता है, जिसके अंदर हमारे पास एमिगडाला आता है, और हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपस में लिंक करके हमारे पास क्या कहते हैं, सारे इमोशनल जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशन है ब्रीदिंग की, वो सारी की सारी कंट्रोल करते हैं। सो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें ओवरऑल इस मैकेनिज्म के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज बाकी बची हुई है तो हम जरूर उसको, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर देख लो। अच्छा देखो, यूजुअली आमतौर पे ये आपको पढ़ा दिया जाता है ज्यादातर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्लड की ट्रांसपोर्ट जो मतलब गैसेस की ट्रांसपोर्ट है, ये यूजुअली मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि आमतौर पे बच्चे पढ़े हुए होते हैं, प्रॉपर बहुत प्रॉपरली उन्होंने देखा हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को मैं जनरली एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि मैंने अच्छे से आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया तो ये भी पता होना चाहिए। 97% जो ऑक्सीजन होती है वो यूजुअली ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू, हमारे पास 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सा हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अप्रोक्सीमेटली 3% जो होती है वो प्लाज्मा में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। और हम बात करते हैं कि हमारे पास जब डिजॉल्व हो जाती है तो यूजुअली क्या करती है, आमतौर पर ऑक्सीजन जो है वो आराम से बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाती है प्लाज्मा के थ्रू। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये बाइंडिंग जो होती है रिवर्सिबल होती है, बिल्कुल रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। और हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग हुआ करती है, ये इस तरह की रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है कि यूजुअली हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल को चार हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराता है और क्या बना देता है, ऑक्सा हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सा हीमोग्लोबिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर हुआ करता है, जो कि ऑक्सा हीमोग्लोबिन हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी है, दिख भी रहा है, आप लोगों को पता भी होगा कि ऑक्सा हीमोग्लोबिन किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होती है, वो आमतौर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दो दो चीजों के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। दूसरी हमारे पास आमतौर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली तुम लोगों को पता है उतना ज्यादा, ये गैस का बेसिक फिनोमेना है, तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हम हमेशा पार्शियल प्रेशर्स में काउंट करते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन को। तो पार्शियल प्रेशर जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा हमारे पास क्या होगा, उतना ज्यादा हमारे पास हम बोला करते हैं, मेंशन करते हैं, या उतना ज्यादा हमारे पास बेहतर तौर पे क्या होगा,
हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी या ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी। दूसरी हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करता है, हम बात क्या कहते हैं और किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है होती है, अगर हम बात किया करते हैं बॉडी टेम्परेचर, ड्रॉप इन ब्लड पीएच एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके ऊपर भी हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। यस बिल्कुल, बॉडी टेम्परेचर से क्या होना शुरू हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कम होती है। ठीक है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेंगे तो कम होना शुरू हो जाती है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी। पीएच के ड्रॉप होने से हमारे पास यस नुकसान होता है, पीएच के बढ़ने से अच्छा होता है। ठीक है, पीएच का बढ़ना भी बहुत ज्यादा नहीं, पीएच का कम होना बहुत नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि पीएच का कम होने का मतलब है हमारे पास बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही होगी। या आप पढ़ चुके होंगे, अगर पीएच कम होती, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होती है तो वो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और कार्बनिक एसिड जो है हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगी बॉडी के अंदर रुकेगी, उतनी ज्यादा कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन हमारे पास बनेंगे। तो प्रोटॉन एक्चुअली क्या कर देंगे, हम यूजुअली बात करते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं, जैसे जैसे हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे, पीएच को ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। वो हमारे पास आमतौर पे, इसका मतलब है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रह रही है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यूजुअली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होंगे तो अगेन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोनिक एसिड आप लोगों को पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के जरिए से प्रोटॉन और बाइकार्ब आयन के अंदर टूट जाता है। वैसे भी ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, आमतौर पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इसको इतना ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होता। ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ोगे इंशाल्लाह तो उसके अंदर ये बात पढ़ोगे। साथ साथ फिर हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि वो हमारे पास किस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन करता है। तो ये एक जनरल आइडिया है, पोटेशियम के साथ भी बाइंड होता है अप्रॉक्सिमेटली, और साथ साथ हमारे पास बाइंड हुआ करता है सोडियम के साथ भी। आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, मोस्टली ये ज्यादा इंक्लूडेड भी नहीं है टॉपिक। तो जो टॉपिक इंक्लूडेड था, आई होप मैंने उसका एक जनरल समराइज आप लोगों समराइज कर दिया है, कि किस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, और किस तरीके से आप लोगों को बेसिक मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज्म हो रहे हैं और उनका रोल किस तरीके से है। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट अगर आप पढ़ना चाहो या हैम्बर्ग्स फिनोमेना पढ़ना चाहो, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, बुरी बात नहीं है अगर आप लोग पढ़ लो तो अच्छा है। देखिएगा, अगर ये टॉपिक इंक्लूडेड बेसिकली ज्यादा ये इसकी बेसिक इंक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैंने कवर जरूर करा दिया ताकि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो। आमतौर पे हम बोला करते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, जैसे मैंने बताया, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है। जब कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन आयन होता है। ठीक है, और हम बात क्या करते हैं, हमारे पास आमतौर पे क्लोरीन आयन डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, और क्लोरीन आयन कहाँ आना शुरू हो जाते हैं, आरबीसी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आमतौर पे हम बोला करते हैं हमारे पास यूजुअली इसके हमारे पास क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन में होते हैं, और वो इनर क्लोरीन आयन को शिफ्ट कराना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, उसके साथ साथ हमारे पास ये होता है कि जो बाइकार्बाइन है, ये यूजुअली हमारे पास हम कहा करते हैं ये बाहर निकलता है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, और क्या बना देता है, हम बात क्या करते हैं हमारे पास आमतौर पे हीमोग्लोबिन को बाइकार्बाइन के साथ मिलकर हमारे पास बाइकार्ब हीमोग्लोबिन बना देता है, और जो बाइकार्ब हीमोग्लोबिन बन जाता है उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारे पास क्या हुआ करते हैं, वो प्रोटॉन मौजूद हुआ करते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे पास कहाँ पे होता है, जब हमारे पास हम बात क्या करते हैं सेल से, टिश्यू से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रही है, किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, स्पेसिफिकली किसके अंदर, हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर। ऑन द अदर हैंड जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जब ये जाएगी हमारे पास किसके अंदर, लंग्स के पास, तो यहाँ पे प्रोटॉन वापस से अगेन हीमोग्लोबिन हमारे पास अलग हो जाएगा और हमारे पास बाइकार्ब अलग हो जाएगा। प्रोटॉन हमारे पास मिलेगा बेसिकली बाइकार्बाइन के साथ कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, क्लोरीन शिफ्ट होगा हमारे पास, अगेन क्लोरीन बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वापस से सेल के बाहर प्लाज्मा में जाना शुरू हो जाएगा। अगेन हमारे पास क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये हमारे पास बेसिक इस चैप्टर की डिटेल थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जो डिटेल है हमारे पास, ये डिटेल है बेसिकली, अगर हम बात किया करते हैं, मैं चाहता हूँ बाकी 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 पूरा का पूरा टॉपिक भी देख लूं, अगर कुछ बचा हो तो मैं जरूर आप लोगों को डिस्कस कर दूं। नहीं, इसके अलावा बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ पंजाब बोर्ड की बुक की डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पेज नंबर बता सकूं, अगर पेज नंबर बता दूं, या फिर मैं आप लोगों को टॉपिक जरा समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा टॉपिक समझा दूं। देखो, आमतौर पे हम जब भी बात कर रहे होते हैं ना, हम फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहूंगा हम लोग वापस से व्हाइट बोर्ड की तरफ आए
व्हाइट बोर्ड को देखें, ठीक है, और प्रॉपरली आप लोग देखें, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आइए देखिए, इसके साथ पंजाब बोर्ड के टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, एक जगह पे, छोटी सी जगह पे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में लिखा हुआ था। तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आमतौर पे डिसऑर्डर्स में नहीं आना, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में क्या बोला हुआ है। सो उसको देख लेते हैं। पंजाब बोर्ड की सही फॉर्म ऑफ बुक मेरे पास बिल्कुल मुझे इंटरनेट से जो मिल रही है वो सही फॉर्म ऑफ बुक्स नहीं है पीडीएफ फाइल के अंदर, तो इसलिए मैंने बेसिकली उनको मैंने इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया है, वरना मैं उनको भी आपको हाईलाइट करके दिखा देता। आमतौर पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आमतौर पे हम बोला करते हैं कि हमारे पास वो हुआ करते हैं इन्फेंट्स के अंदर, आमतौर पे इन्फेंट्स जिनकी जो कि लेस देन हमारे पास 7 मंथ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ करता है, इनके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ, हम यूजुअली बात करते हैं, दे वोंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ सर्फैक्टेंट, तो इनके अंदर आमतौर पे इनफ अमाउंट ऑफ सर्फैक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इनके पास क्या हुआ करता है, जब इनफ अमाउंट ऑफ सर्फैक्टेंट नहीं प्रोड्यूस होता तो हम बोला करते हैं, अगर हमारे पास सर्फैक्टेंट कम हो तो यूजुअली क्या होगा, यूजुअली आपके पास जो लंग्स जो है वो आपके पास मेंटेन नहीं हो पाएंगे, और वो अपने नेगेटिव प्रेशर को, या अगर हम बोला करते हैं सरफेस टेंशन को, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो सर्फैक्टेंट अगर कम होगा तो हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास क्या कर पाएंगे, हमारे पास सर्फैक्टेंट कम होने की वजह से सरफेस टेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते, और सरफेस टेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते जब, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं साथ साथ कि हमारे पास सरफेस टेंशन अगर मेंटेन नहीं हो रही तो यस एक बहुत मेजर तनाव बना होगा। और वो मेजर तनाव बना क्या होगा, आपके पास ये होगा, जब नहीं कर पाते सरफेस टेंशन को मेंटेन, तो यस बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाता है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 7 मंथ के ऑफ जो 7 मंथ के बाद हमारे पास ऑफिस में सर्वाइव कर जाते हैं, अर्ली 8 मंथ के भी कर जाते हैं, ठीक है। लेट 8 मंथ के अंदर कुछ इश्यूज हैं जो कि जिसकी वजह से नहीं सर्वाइव कर पाते। 9 मंथ के हमारे पास सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग जो 8 मंथ वाला पार्ट है वो एमबीएस में जाके, मेडिकल स्कूल में जाके पढ़ लेना प्रॉपरली, अगर मेडिकल स्कूल जाओगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको देख लेना वहां पे। ये याद रख लो क्या 7 मंथ से बिलो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। आमतौर पर कोलैप्स हो जाते हैं, तो जब कोलैप्स हो जाते हैं तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक बात लिखी हुई है। इसके अलावा आमतौर पे आप लोगों से बेसिकली अगर हम देखें, पूरा का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की हमने, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और हम यूजुअली बात करते हैं, अगर देखो जनरली अगर हम बात करें ना, कुछ वैल्यूज मैं आप तुमको चाहूंगा कि यहाँ पे आप पढ़ लो, वैसे ही बता रहा हूँ, आप लोग याद रखना बेटा। कुछ वैल्यूज है, फेडरल बोर्ड की बुक में भी है और नॉर्मल आपके पास पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर भी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि आपको पता होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर करते हो, जब बेटा हम देख रहे होते हैं हमारे पास यूजुअली ऑक्सीजन के अंदर हम देखें तो सी लेवल पे आमतौर पे हमारे पास जो सैचुरेशन होती है ना, वो हम बोला करते हैं हमारे पास यूजुअली आमतौर पे सी लेवल के ऊपर 20 ml ऑक्सीजन इंटू 100 ml ब्लड होती है, ठीक है। 20 ml ऑक्सीजन इंटू 100 ml ब्लड, ये हमारे पास सी लेवल के ऊपर हुआ करती है। इसके ऊपर हम आमतौर पर बात क्या करते हैं, हमारे पास फिर डिफर कर सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन खैर ये वाला पार्ट हमारे पास इतना ज्यादा अगर हम देखें, इसकी डिटेलिंग हमारे पास नहीं करनी है हमने। हमें बस ये पता होना चाहिए कि जनरली हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि इतनी हमारे पास क्या मौजूद हुआ करती है, इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हुआ करती है, ठीक है। आमतौर पे क्या हुआ करता है, ऑक्सीजन टेंशन की बात की है हमारे पास, तो हम बोला करते हैं कि ऑक्सीजन टेंशन जो होती है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर, 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या अगर हम बात किया करते हैं 115 जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास हुआ करते हैं, टॉर अगर हम देख लें उसको। सो आमतौर पे हमारे पास अगर एक जनरली हम बात करें कि हमारे पास क्या होगा, हम बोला करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम बोला करते हैं अगर हमारे पास 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी और एजी और टॉर, यू कैन यूज अ टर्मिनोलॉजी, ये हमारे पास हुआ करता है। अगर ऑक्सीजन टेंशन, तो हम यूजुअली बात करते हैं कि हमारे पास सैचुरेशन लेवल्स कितने होंगे, आप लोगों को, आप सबको सैचुरेशन आती होगी प्रॉपरली,
कोविड के दौरान सबने सैचुरेशन सीख ली है ऑक्सीमीटर से। सो यूजुअली हम बात करते हैं ये जो आमतौर पे हमारे पास इतनी ऑक्सीजन टेंशन होगी तो यूजुअली हम काउंट करते हैं कि 90%, 98% हीमोग्लोबिन जो होगा वो आपका सैचुरेटेड होगा। ठीक है, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, साथ साथ इसीलिए बताता चला जा रहा हूँ। 97%, 98%, सॉरी, हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम यूजुअली बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करता है, इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारे पास, ये ऑक्सीजन टेंशन जो है, जब हम बात करते हैं, दो दो चीजें, दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे बताई हैं कि हमारे पास नॉर्मली, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड के अंदर सैचुरेट होती है। ठीक है, मतलब डिजॉल्व होती है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिजॉल्व कंसंट्रेशन है। ठीक है, साथ साथ ये बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन टेंशन होगी तो 98% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन यूजुअली बिलो हमारे पास हम कंसिडर करें, ऑक्सीजन अगर हमारे पास बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हमारे पास आमतौर पर हम काउंट करते हैं 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारे पास क्या हो, इससे ज्यादा हमारे पास क्या हो जाए, ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन अगर हमारे पास बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी चली जाए तो अब क्या हुआ करता है, अब यूजुअली हमारे पास क्या हो जाता है, अब हम आमतौर पे ये बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास क्या हुआ करता है, हीमोग्लोबिन आमतौर पे क्या करता है, बहुत ही जल्दी, एकदम बिल्कुल शार्पली हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम बोला करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन की शार्पली डिक्रीज होती है। ये कहाँ पे होता है, ये ज्यादातर आमतौर पे हम बात क्या करते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे होता है। हाई अल्टीट्यूड पे क्यों हुआ करता है, क्योंकि थिन एयर होती है, पार्शियल प्रेशर्स कम होते हैं ऑक्सीजन के, दैट्स व्हाई। सो ये हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है, ये कुछ चीजें हमारे पास जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, राइज इन टेम्परेचर जब होगा हमारे पास तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पीएच की वैल्यूज इन्फ्लुएंस करती हैं, लो लेवल ऑफ पीएच हमारे पास नुकसानदेह होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों को फैक्टर पढ़ा दिया। ठीक है, तो और उसकी डिटेलिंग बता दी आप लोगों को, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिक डिटेलिंग आप लोगों को बता दी किस तरीके से हमारे पास काम किया करता है। सो ये हमारे पास बेसिकली अगर हम काउंट करें, ये हमारे पास ओवरऑल पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो कि मैंने आपको कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से कवर कराया जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये यहाँ पे हमारे पास वाइंड अप होता है, इस टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। फिर हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, कंसेक्यूटिव वीडियोस के अंदर आपको टॉपिक्स और फर्दर कवर कराते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत प्रॉपर्ली समझ में आए। थोड़ा सा मैंने फास्टर पेस पे पढ़ाया बच्चों, इस बात को रियलाइज करना, उसकी बेसिक वजह यह है कि टाइम कम लगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।